हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर एपीएफसी 2025 को जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए। और इस कड़ी में हम लोग अभी तक 2023 तक जितनी भी एग्जामिनेशन हुई है इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर या एपीएफसी की, वो सारे हम लोग एक एक करके सॉल्व किए हैं। और दिस इज़ द एपी लास्ट वन इन दिस सीरीज एपीएफसी एग्जामिनेशन 2023 की पार्ट 2 हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 किए हैं पिछले दिन, जिसमें 1 से लेकर के 60 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे सेट ए के। और आज हम लोग 61 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आफ्टर दिस, जब हम लोग का इन्फोर्समेंट ऑफिसर एपीएफसी का 2002 से लेकर के 2023 की सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एएलसी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देन हम लोग लेबर लॉ पूरी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड दैट द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर शुड बी इंक्रीज्ड इन ए प्रोग्रेसिव मैनर टू रीच 2.5% ऑफ जीडीपी। तो किसने इसमें कौन सी इसमें कुछ कमीशंस कुछ कमेटी का नाम दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि कौन सी कमेटी या कमीशन ने ये कहा था कि जीडीपी का 2.5%, किसी जीडीपी का 2.5% हेल्थ पे आपको यूनियन और स्टेट दोनों को मिला करके हेल्थ पे इंक्रीज करके 2.5% होना चाहिए 2025 तक। ये किसने कहा था? तो अगर हम बात करें, ये हमारी 15th फाइनेंस कमीशन जो बनी थी 2017 में, और जो 2020 में रिपोर्ट दी थी, उन्होंने ये बात कही थी कि यूनियन और स्टेट दोनों मिला करके जो पब्लिक हेल्थ की एक्सपेंडिचर है वो 2.5% तक हो जानी चाहिए। सो 15th फाइनेंस कमीशन के हेड जो थे वो एनके सिंह थे, और अभी 16th फाइनेंस कमीशन है गठित हुई है, जिसके अरविंद पनगड़िया जो हैं आप उसको चेयरमैन हैं। ठीक है, अब अगर बात हम लोग करें थोड़ी सी कस्तूरीरंगन कमेटी, ये आपको जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसकी रिकमेंडेशन की थी। तो ये कस्तूरीरंगन कमेटी को हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमेटी भी बोलते हैं, है ना। देन ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ जो था, ये आपको पोस्ट कोविड जो है हेल्थ की कैसे तैयारी की जाए, चाहे प्रिपेयर कैसे करनी चाहिए, उसके लिए रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, सो दैट दिस इज द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ। ये सब याद रखेंगे, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बोला था कि बहुत सारे पर्ल्स मोती वगैरह अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है? कहाँ पर बोला था कि अवेलेबल है? क्या उन्होंने मदुरा रीजन के क्षेत्र के पहाड़ी के में बात किया था, या श्रवणबेलगोला में, या ताम्रपानी रिवर जो पांड्या किंगडम में था उसमें, या कावेरी रिवर जो पलक्कड़ रीजन में था वहाँ पे? तो ये कहाँ पे इन्होंने कहा है? अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोलता है, उन्होंने ये कहा था कि जो ट्रेड के लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ें हुआ करती थी वो पर्ल्स हुआ करती थी। एंड उसमें उन्होंने लिखा था कि जो बहुत सारे सोर्सेज होते थे पर्ल्स के, वहाँ पे एक ताम्रपर्णी रिवर है ना, वो जो पांड्या के किंगडम में था, वहाँ पे ज़्यादा पर्ल्स मिलती थी, विच इज़ इन द तमिलनाडु नाउ। ठीक है ना, सो द आंसर इज सी, है ना। हाँ, ये तूतीकोरिन और गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास में है ना। यहाँ पे पर्ल की बहुत ज़्यादा मतलब रिच एरिया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग ऑफ डायनेस्टी एंड किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर इज नॉट करेक्टली मैच। तो विजयनगर एम्पायर में आप देखिए होती थी, वन इज़ द संगम डायनेस्टी। ठीक है, संगम के बाद सलुवा डायनेस्टी, सलुवा के बाद तुलवा, है ना, और तुलवा के बाद अराविडू। ये सब मिला करके विजयनगर एम्पायर हुआ करती थी, है ना। तो संगम, सलुवा, देन तुलवा, देन अराविडू डायनेस्टी। अगर हम बात करें कि संगम डायनेस्टी स्टार्ट, अगर बात करें संगम डायनेस्टी, तो हरिहर और बुक्का माना जाता है। कौन? हरिहर बुक्का के बारे में आपको बात की जाती है। ठीक है, हरिहर और बुक्का, इसने फाउंड किया था विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, इसके बाद सलुवा की बात करें, है ना, तो सलुवा नरसिम्हा है ना, सलुवा नरसिम्हा है। तुलवा की बात करें तो ईश्वर नायक, नरसा नायक, वीर नरसिम्हा, ये सब इसमें है। अराविडू की बात करें तो ये आपको इसमें आपको तिरुमल हैं,
है ना, वेंकटरी है, ये सब चीज़ें, ये सब जो हैं इसमें मैंने आपको दिया है पूरे डिटेल में, आपको एक्सप्लेनेशन में। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कौन सा सही नहीं है। तो संगम डायनेस्टी में हरिहर टू आपको हैं 1377 से 1404 ईस्वी तक इन्होंने राज किया है। तो दिस इज राइट। नाउ सलवा डायनेस्टी का जो बात करें तो सलवा डायनेस्टी में ये आपको पूछा जा रहा है कि सलवा डायनेस्टी का, देन तुलवा डायनेस्टी का जो है सो गुंडा नहीं था, इट्स अ गुंडा जो था वो था किसका, सलवा डायनेस्टी का। कहाँ किसका था, सलवा डायनेस्टी का गुंडा था। ठीक है ना, मैंने पूरी आपको ये क्रोनोलॉजी दिया है, सलवा डायनेस्टी का गुंडा। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कि अराबिडो डायनेस्टी में तिरुमल 1507 ईस्वी से इन्होंने 1570 से 71 तक किया हुआ है तिरुमल। ठीक है ना। तो अराबिडो डायनेस्टी में भी आप हमको ये याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं तिम्मा जो है सो सलवा डायनेस्टी में तिम्मा भी है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज़ ऑल्सो राइट। तो रॉन्ग कौन सा हो गया, दिस इज़ द, बिकॉज गुंडा इज़ द सलवा डायनेस्टी का जो है गुंडा। ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है। और नायक वाला जितने हैं, दैट नायक वाले जितने हैं दैट इज़ इन द तुलवा डायनेस्टी। ये पूरी मैंने चारों डायनेस्टी के आपको हरिहर टू है ना, ये सारा मैंने आपको दे दिया है। तिरुमल है ना, तिम्मा, क्लियर। और एक तिम्मा जो है तो वो आपको कृष्णदेव राय के जो तुलवा किंग हुआ करते थे, तुलवा किंग जो है सो कृष्णदेव राय हुआ करते थे, उसके भी एक मिनिस्टर का नाम तिम्मा था। तो कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना है। सो दिस तिम्मा ये आपको सलवा डायनेस्टी का बात कर रहा है। ठीक है। सो आंसर समझ गए आप। अगला है कि वेंगी आपको ईस्टर्न चालुक्य की कैपिटल हुआ करती थी, वो आपको कौन सा प्लेसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि वेंगी जो है, वेंगी है ना, वेंगी द कैपिटल सिटी ऑफ ईस्टर्न चालुक्य इज आइडेंटिफाई विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज। वेंगी को क्या बोलते थे, पेड्डावेगी, एरुमयूर, सालीहुंडम और भट्टीप्रोलु, क्या बोलते थे। सो वेंगी जो कैपिटल ईस्टर्न चालुक्य का होते थे उसको बोलते थे पेड्डावेगी। अब एरुमयूर जो था वो आपको तमिलनाडु में एक छोटा सा विलेज है ना। सालीहुंडम जो है वो आपको बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है, बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है। ठीक है ना। ये यहाँ पे भट्टीप्रोलु में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र में है ना, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में एक बुद्धिस्ट स्तूपा है। ठीक है। और ये आपको कैपिटल ऑफ ईस्टर्न चालुक्य करते पेड्डावेगी। ठीक है। अगला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्टेड किंग ऑफ द पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी कहाँ का, आपको कामरूप विच इज इन असम है ना। तो ब्रह्मपाल जो थे, ब्रह्मपाल वो पहला इलेक्टेड किंग थे पाल डायनेस्टी कामरूप में, जो कामरूप अभी कहाँ पे है, असम में है ना। और परमन डायनेस्टी 9th सेंचुरी में ये इमर्ज हुई थी आफ्टर द वर्मन डायनेस्टी है ना। वर्मन डायनेस्टी हुआ करता था, उस वर्मन डायनेस्टी के बाद ये आया था ब्रह्मपाल, फिर रत्नपाल, इंद्रपाल, फिर गोपाल, फिर हर्षपाल, फिर धर्मपाल, फिर जयपाल, फिर गौड़ा का मतलब राइज होता है। तो ये सारी मैंने आपको दे दी थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम फाइटर अगदू सामंतरा उड़ीसा से थे, वो सर्व द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, पहले वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। लेटर ऑन ही लेफ्ट द ब्रिटिश सर्विस टू ज्वाइन द INA है ना। पहले वो ब्रिटिश के आर्मी में थे, बाद में उसको छोड़ करके वो INA को ज्वाइन किया था 1942 में। जब INA को ज्वाइन किया था तो उनको डिप्यूट कहाँ किया गया था, डिप्यूटेड बाई INA एज अ नायक इन द फर्स्ट बहादुर ग्रुप। उनको INA में एज अ नायक के रूप में प्रथम बहादुर ग्रुप में आपको डिप्यूट किया गया था। तो कहाँ पे डिप्यूट किया गया था ये पूछता है, वेयर वाज ही डिप्यूटेड है ना, एज अ नायक इन द फर्स्ट बहादुर ग्रुप। देखिए फर्स्ट बहादुर ग्रुप जो था वो आपको ये वर्ल्ड वार टू के समय में बर्मा फ्रंट के तरफ था, बर्मा के तरफ है ना, म्यांमार है ना।
तो कहाँ पे था? फर्स्ट बहादुर ग्रुप जो है वो डिप्लॉय था एट द बर्मा फ्रंट। ठीक है। अब आईएनए जो था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में आईएनए फॉट विद द जापानीज फोर्स, है ना, आईएनए प्लस जापानीज फोर्स ये अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना। ठीक है ना। तो बर्मा फ्रंट में आपको जो है सो बहादुर ये थे। इसमें बहुत सारे उड़ीसा के सोल्जर थे जिसमें अगधू समंता जो है सो एज अ नायक थे उसमें। ठीक है। तो ये याद रखना है बर्मा फ्रंट। अगला है कुछ सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से, है ना, ट्रेड यूनियन है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। सो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में लाला लाजपत राय के में था और दिस इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया। तो दिस इज द रिलेटेड टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय मजदूर संघ 1955 में बनी थी, 1955 में। और पिछले दिन क्लास में भी बात किए थे कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी थे इसके फाउंडर और ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है। सो भारतीय से भारतीय और कांग्रेस से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से कम्युनिस्ट पार्टी, दो चीज़ें हो गई। थर्ड है कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस थी वो 1947 में बनी थी जेबी कृपलानी के नेतृत्व में और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ये आपको 1970 में बनी थी बीटी राणा डिवे के नेतृत्व में और ये है रिलेटेड टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी एक्ट है जिसमें एक्सपर्ट कमेटी की बात की गई है? कौन सी ऐसी लेजिस्लेशन है जिसमें एक्सपर्ट कमेटी की बात की गई है? क्या वो चाइल्ड एंड एडल्सेंट लेबर एक्ट 1986 में है, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में है, या बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट में है, या इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 में है? अगर आप सेक्शन 5 ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर कमेटी देखेंगे तो वहाँ पे बात किया गया है कि एक्सपर्ट कमेटी, उसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट होगी वो एक या एक से अधिक एक्सपर्ट कमेटी बना सकती है ना। जो आपको एक्सपर्ट कमेटी का काम रहेगा कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, बिल्डिंग या अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को एडवाइज करेगी कि क्या रूल्स बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया? सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि बनेगा एक या एक से अधिक एक्सपर्ट कमेटी, वो गवर्नमेंट को एडवाइज करेगा कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर, है ना, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर, क्या उसके वेलफेयर के लिए रूल्स बनाए जाते, उसके लिए बात की गई थी एक्सपर्ट कमेटी की फॉर्मेशन की। तो ये इस एक्ट के तहत था। अगला है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के थर्ड शेड्यूल में क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल 3 शेड्यूल है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसमें आपको हैजार्डस प्रोसेसेस होती हैं, है ना। तो एक पहला फर्स्ट शेड्यूल में ये है। सेकेंड में है कि व्हाट इज द परमिसेबल लेवल ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज इन वर्क एनवायरनमेंट, है ना। तो सेकेंड शेड्यूल में है कि व्हाट इज द परमिसेबल लेवल्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज, है ना। परमिसेबल लेवल ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज, किसी यूनिवर्सिटी में कितना परमिशन है कि इतना से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेज आप यूज नहीं कर सकते हो। और थर्ड में है लिस्ट ऑफ द नोटिफाइबल डिजीज। तो आपसे थर्ड शेड्यूल पूछा है तो आंसर इज लिस्ट सी। ठीक है। अगला है कि माइंस एक्ट 1952 के तहत एक स्पेशल ऑफिसर कैन इंटर अ माइन फॉर द पर्पस ऑफ सर्वेइंग, लेवलिंग एंड मेजरिंग आफ्टर गिविंग प्रायर नोटिस टू द मैनेजर एटलीस्ट हाउ मेनी डेज इन एडवांस। कहते हैं कि माइंस एक्ट 1952 के तहत स्पेशल ऑफिसर जो गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करेगी, दैट स्पेशल ऑफिसर कैन इंटर इन अ माइन, वो कभी भी सर्वे करने के लिए माइन में एंट्री कर सकता है, लेकिन उस एंट्री करने के लिए उसको आपको नोटिस देनी पड़ती है कम से कम 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले। अगर सेक्शन 8 ऑफ द माइंस एक्ट 1952 में जाइएगा तो इट इज रिटेन दैट कि नॉट लेस देन 3 days नोटिस टू द मैनेजर ऑफ सच माइन।
अगर आपको, है ना, इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर को, कोई भी अगर आपको जा करके सर्वे करनी होगी, लेवल करनी होगी, मेजर करनी होगी किसी माइन को, है ना, या कोई भी काम होगा, तो कम से कम 3 दिन पहले उसके मैनेजर को नोटिस देनी पड़ेगी और तब जा करके वो विजिट कर सकता है। ठीक है। अगला है कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के अंदर एवरी एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट हैज़ टू मेंटेन द रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द वेजेज पेड एंड डिडक्शन मेड इफ एनी फ्रॉम द वेजेज एंड प्रिजर्व द सेम फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ कितने साल तक रखना है। कह रहा है कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 में एक आपको सेक्शन है, वो कहता ये है कि जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के मालिक होंगे, है ना, मैनेजर होंगे, उनको एक रजिस्टर रखना पड़ेगा। उस रजिस्टर में ये मेंटेन होगा कि किस एम्प्लॉई को कितना वेज दिए हैं और अगर उसका कुछ डिडक्शन किए हैं तो कितना डिडक्शन किए हैं। ठीक है ना, अगर कुछ डिडक्शन किए हैं तो कितना किया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वो जो है कितने दिन तक वो रजिस्टर को रखना पड़ता है। तो जिस दिन एंट्री किए उससे 3 साल तक कम से कम आपको रखना पड़ता है। दैट इज रिटेन इन द सेक्शन 13A ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। मतलब वो रजिस्टर को 3 साल तक आपको, जिस दिन एंट्री किए उससे 3 साल तक आपको रखना है। ठीक है। अगला है एक क्वेश्चन आपको है, इसका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि देयर आर 7 हेमीस्फेरिकल कंटेनर्स ऑफ रेडियस R मीटर्स, ईच एंड ईच ऑफ देम इज फुली फिल्ड विद द वाटर। हेमीस्फेरिकल एक कंटेनर है जिसकी रेडियस R है, ऐसा 7 है। ठीक है। 7 में क्या है, पानी है। तो वाटर इन दिस इज ट्रांसफर्ड टू ए हेमीस्फेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ R। एक बड़ा हेमीस्फेरिकल कंटेनर है जिसकी रेडियस जो है वो 1.5 R है। इसमें जो है सो सारा पानी रख दिया गया। ठीक है। सच दैट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ए स्मॉलर कंटेनर गेट एम्प्टीड आउट। अब पूछ रहा है कि ये 7 है, अब इसमें कितने छोटे छोटे जो कंटेनर है उसके पानी इसमें आ जाएंगे। हाउ मेनी स्मॉलर कंटेनर रिमेन्स फुली फिल्ड व्हेन द लार्जर कंटेनर गेट्स फुली फिल्ड। अब मान लीजिए कि अगर 4 छोटा छोटा मिल करके ये फिल हो जाएगा तो हम ये समझ जाएंगे कि 3 जो है सो अभी तक फुल है। हमारे पास टोटल 7 के 7 फुल है। ठीक है। तो अगर हम लोग स्मॉलर कंटेनर की इसका वॉल्यूम अगर बोलेंगे तो 2/3 πr3। अच्छा, इसका अगर लार्ज वाले की वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, 2/3 पाई 1.5 का क्यूब r3। यहाँ तक कोई दिक्कत? सो कैन आई राइट 2/3 पाई और अगर 1.5 का क्यूब करेंगे तो इट्स अ 3.375 r3। इसका मतलब अगर लार्ज वाले की वॉल्यूम और स्मॉल वाले वॉल्यूम को निकालेंगे, रेशियो करेंगे, तो ये 3.375 आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम, स्मॉलर वॉल्यूम की 3.375 गुना इसकी वॉल्यूम है। अब मेरी बात समझिए, अगर आपने 3 फुल कर दिया, जैसे मान लीजिए कि इसमें से 7 कंटेनर आपके पास में से है, अगर 7 कंटेनर में से 3 कंटेनर इसमें पूरा डाल दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको स्पेस खाली हो गया बिकॉज इसकी वॉल्यूम जो है 3.375 गुना इसके है। लार्ज का वॉल्यूम 3.375 इंटू स्मॉलर। तो फुल करना है हमको, क्या करना है, फुल करना है। ठीक है। फुल्ली फिल्ड कितना रह जाएगा, है ना, तो इसको पहले फुल करना है। तो 3 तो पूरा डाल दिए और चौथा जो होगा, चौथा जो कंटेनर छोटा वाला है उसमें से भी थोड़ा डालना पड़ेगा क्योंकि 0.375 है, तो थोड़ा सा इसमें ये भी डालेंगे। तो टोटल 4 में से तो आपको कुछ ना कुछ पानी डालना पड़ेगा, 3 पूरा और 1 में से थोड़ा। तो पूछ रहा है कि कितना स्मॉलर कंटेनर ऐसा होगा जो कि पूरा फिल्ड होगा, तो वैसा कितना होगा, 3 ही होगा। समझ में आया 3 क्यों हुआ? क्योंकि 3 पूरा डालेंगे और 1 थोड़ा डालेंगे, तब जा करके वो आपको ये वाली बड़ी वाली जो है सो फुल होगी। क्लियर? तो 3 पूरा बाद में हमारे पास 7 में से 3 ऐसा कंटेनर, 3 से छोटा कंटेनर पूरा वाटर से फुल होगा बिकॉज इनिशियली 7 फुल था वाटर से। ठीक है। अगला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्किल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस। वी न्यू दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0।
व्हेन अ सर्किल पासेज थ्रू 0 0 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 0 बिकॉज इट इज पासेज थ्रू दिस पॉइंट. नाउ व्हेन दिस सर्किल पासेज थ्रू 0 3, नाउ x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 9 प्लस 6f, ठीक है, y की वैल्यू तो 0 ही है, c की वैल्यू 0 ही है, तो इज इक्वल टू 0 रखेंगे. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू -3/2. व्हेन वी पुट द वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 2 है ना, और y की वैल्यू आपको क्या हो जाएगा 0. नाउ दिस केस 4 प्लस 4g, बाकी सब तो 0 ही हो जाएगा है ना, और c की वैल्यू 0 ही है, तो इज इक्वल टू 0 कर देते हैं बिकॉज वी गेट दैट c की वैल्यू 0. यहाँ पे g की वैल्यू हो जाएगी -1. नाउ वी न्यू दैट व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल. इस सर्किल का सेंटर जो होता है वो -g - f होता है. नाउ अगर हमें सेंटर निकालना होगा तो ये निकल जाएगा कितना, -g मतलब 1 और ये f 3/2. सो दिस इज द सेंटर. हमको निकालना क्या है, रेडियस. तो रेडियस जो होता है वो होता है g² प्लस f² माइनस c. c की वैल्यू तो हमारा 0 है, g की वैल्यू 1² -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा. नाउ दिस इज 13/4 का रूट, तो कैन आई राइट √13/2. सो रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज √13/2. तो आंसर क्या हो जाएगा, √13/2. अगला है कि सपोज दैट x एंड y आर डिस्टिंक्ट वेरिएबल दैट टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 2 3 4 5 6. नाउ व्हाट इज द मतलब x और y की वैल्यू जो है सो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 या 5 या 6. देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज एन इवन. ये वैल्यू इवन होगा, तो ये कब कैसे कैसे हो सकता है. नाउ थिंक xy प्लस x प्लस y, इसको क्या हम लिख सकते हैं, xy प्लस x प्लस y प्लस 1 जोड़ देते हैं एक और एक घटा देते हैं. सर क्या होगा इससे फ़ायदा, इससे फ़ायदा ये होगा कि व्हेन हम लोग इसको xy कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा और ये y प्लस 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा. समझ में आया, x प्लस 1 और y x1 प्लस 1 और ये -1 हो जाएगा. मेरी बात समझिए. अब क्या है कि इसकी वैल्यू हमको चाहिए इवन वैल्यू चाहिए. 1 क्या है, ऑड. तो अब अगर इवन चाहिए, अगर मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट होगा ये आपको ऑड होना चाहिए, ठीक है. सो ऑड -1 होगा तभी इवन होगा, इवन -1 होगा तो ऑलवेज ऑड होगा. 4 - 1 करोगे 3 है ना, 6 - 1 करोगे 5. हमको लाना क्या है, इवन. दैट मीन्स दिस वैल्यू शुड बी ऑड. और 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑड है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों नंबर ऑड होना चाहिए. एक भी अगर इवन होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा. मतलब ये पूरा नंबर अगर ऑड चाहिए, पूरा नंबर अगर ये ऑड चाहिए, इसका मतलब दिस नंबर ऑड और ये भी ऑड होगा. इसका मतलब सर आप कह रहे हो कि x प्लस 1 जो होगा वो ऑड होना चाहिए और y प्लस 1 ऑड होना चाहिए, तभी ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड होगा. एक भी इवन होगा तो गड़बड़ हो जाएगा. लेकिन कैन यू राइट कि अगर x प्लस 1 इज इक्वल टू किसी नंबर में एक जोड़ने से ऑड होगा, इसका मतलब है कि x होगा इवन नंबर होगा एंड y इज ऑल्सो इवन नंबर. यहां तक कोई दिक्कत है, ओके. हाँ, अब इवन नंबर कौन कौन है, 2 4 एंड 6. इसमें इवन नंबर है 2 4 एंड 6. और ऑड नंबर क्या क्या है, 1 3 5. समझ में आ गया, क्लियर. नाउ टेल मी, आप मुझे ये बताइए, प्रोबेबिलिटी इसका बोल रहा है कि इवन होगा. टोटल इवन नंबर कितना है. अच्छा एक बात बताइए, टोटल पॉसिबल नंबर कितना हो जाएगा. छोड़िए इवन ऑड की बात, टोटल पॉसिबल पे वैल्यू ऑफ x एंड y, इट्स 6 × 5 विच इज 30. यहां तक कोई दिक्कत है आपको. टोटल कितना हो जाएगा 30, मतलब टोटल x और y इवन ऑड कुछ भी हो जाएगा. 1 2 3 4, अगर एक के साथ में 2 3 4 5 6, 2 के साथ में 3 4 5 6, समझ रहे हो ना. तो 30 टोटल पॉसिबल वैल्यू होगा. प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना कि
नंबर ऑफ इवेंट बट ए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो दिस इज द सैंपल स्पेस। नाउ क्वेश्चन है कि ये इवन ही होना चाहिए। इवन होने के लिए हमने कंडीशन निकाला है कि एक्स भी इवन होगा, वाई भी इवन होगा। तो एक्स भी इवन होगा, वाई भी इवन होगा, तो दैट इज द, तो ये कितने तरीके हो जाएंगे? 6 वेज। नंबर ऑफ दिस इवेंट शुड बी अकर 6 वेज। ये 3 तरीके से और ये 3 तरीके से, 6 ऐसे तरीके हैं जिससे कि दोनों इवन ऑड होगा। और टोटल वेज कितना है? 30। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/5। आसान है। इट माइट पॉसिबल आपके पास में इससे भी आसान वे होंगे, बट मैंने सोचा है कि इसको और आसान तरीके से बताऊं, दैट्स वाई। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो आप देखना। आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे टोटल पॉसिबल वैल्यू। मान लीजिए एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, ऑड इवन कुछ भी होगा, नीचे जो हम लोग लिखते हैं उसमें टोटल पॉसिबल वैल्यूज लिखते हैं, और यहाँ पे विथ कंडीशन, दैट इज द, दिस इज द इवन। तो टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, टोटल 6 वैल्यू है, तो टोटल पॉसिबल वैल्यू होगा 6 में से कोई भी 2, है ना। तो टोटल 6 × 5, ठीक है। अगला है कि ए बी ग्रेटर देन 0 और इक्वेशन है x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। वी न्यू दैट कि अगर हमारा इक्वेशन ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो एडिशन ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इसका रूट है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। वी न्यू दैट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इस इक्वेशन में अगर अल्फा प्लस बीटा, लेट अस एज्यूम द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा बीटा, ये दिया हुआ है कि इसका रूट जो है सो अल्फा एंड बीटा है, तो एडिशन ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/, बीच वाले टर्म का माइनस, तो -a, ठीक है, a है चूंकि यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है तो -a/1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। दैट्स मीन्स सर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है सर। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू लास्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सो कैन आई राइट b/1, ठीक है ना। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू b है, तो इसका मतलब हो गया अल्फा प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी नो डैट कि a एंड b ग्रेटर देन 0 है, तो b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो अल्फा प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0। अब ये कब पॉसिबल होगा कि सम ऑफ द रूट इज लेस देन 0 और प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निगेटिव होगी। समझ में आया? अगर मान लीजिए लेट अस एज्यूम -1 एंड -2 वैल्यू हुआ, तो -1 और -2 का प्रोडक्ट विच इज 2 विच इज ग्रेटर देन 0, -1 और -2 विच इज -3 विच इज लेस देन 0, तो अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होगा, तभी ये कंडीशन जो हमें दिया हुआ है वो पॉसिबल होगा। सो द आंसर शुड बी सी, अल्फा एंड बीटा शुड बी लेस देन 0, ठीक है। अगला है द एज ऑफ मिस्टर कुमार एंड हिज सन आर इन द रेशियो 5:3। तो हम कुमार को के लिखते हैं और उसके सन को एस लिखते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। इसकी रेशियो है 5/3, क्लियर। इसका मतलब k की वैल्यू वी कैन राइट दैट 5/3 इंटू सन, s यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान रखना, दूसरा कुछ मत समझ लेना। 15 ईयर्स बैक दिस रेशियो इज 2:1। इसका मतलब कुमार की एज से 15 साल पहले और सन की एज से 15 साल पहले ये रेशियो 2:1 था। नाउ इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट हेयर k इज इक्वल टू, ये 2s माइनस 30 हो जाएगा और ये 15 चला जाएगा तो 2s माइनस 15 हो जाएगा, 2s माइनस 15, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब k की 2 वैल्यू आ गई, सो जस्ट कंपेयर करेंगे इसको, तो k की वैल्यू यहाँ पे है 5/3s, s में थोड़ा सा लगा देता हूँ जो आपको समझ में आए, -15। नाउ अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी 45, मतलब सन की प्रेजेंट आयु 45 वर्ष है। अब कह रहा है सन की 45 वर्ष है और k की जो कुमार की आयु हो गई 75 वर्ष हो जाएगी। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ s हेयर वी गेट द कुमार्स एज। अब पूछ रहा है कि जब सन का जन्म हुआ था तो कुमार की आयु कितनी थी, तो सन 45 वर्ष का हो गया,
कुमार 75 का है अभी, तो इसका मतलब कुमार जब 30 वर्ष का था तब सन का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 30। 45 वर्ष का अभी है, ये 75 का है, इसका मतलब जब 30 वर्ष का कुमार था तो उसके सन का जन्म हुआ था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला कहता है कि इन अ बिजनेस फॉर्म एसेट ऑफ द बिजनेस आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू rather देन रियलाइजेबल वैल्यू, दिस अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन। ठीक है, कहता है कि अकाउंटिंग किसी बिजनेस फॉर्म में किसी भी एसेट का वैल्यू, उसकी जो रियल वैल्यू क्या है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उसके बेस पे रखी जाती है, ना कि रियलाइजेबल वैल्यू से। ये कौन सा कहता है? देखिए, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, मैचिंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हुई है ना। ठीक है ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, है ना, एक्सपेंस जो होगा और रेवेन्यू जो होगा वो मैच करना चाहिए, दैट इज द मैचिंग। कंसिस्टेंसी पिछले क्लास में भी बताया था कि कंसिस्टेंसी जो होता है उसमें क्या है कि कोई भी जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी लेते हैं वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब इस साल जो किया अगले भी साल भी वही करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, तो ये हम लोग बताए हैं, फिर बाकी आपको गोइंग कंसर्न वगैरह हमने डिस्कस पिछली क्लास में किया था। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वही अकाउंटिंग में लिखेंगे, जो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस हो सकता है ना, जो मॉनेटरी टर्म में हो सकता है उसी को होगा। गोइंग कंसर्न कंजम्पशन जो यहाँ पे होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस अगर एसेट को इंट्रिंसिक वैल्यू पे बेस करता है ना, तो ये मानता है, ये बिलीव ये करता है कि बिजनेस आगे भी चलने वाली है। ठीक है, मान लीजिए हम कोई भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहता है कि बिजनेस जो है सो अभी लिक्विडेट नहीं होने वाला है नियर फ्यूचर में, जो भी एसेट्स हैं वो आपको ऑपरेशंस में यूज होने वाले हैं, अभी अचानक से उसको सेल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि फ्यूचर में भी अर्निंग होगा। सो दैट्स इज इट्स नॉट रियलाइजेबल वैल्यू, है ना, प्राप्य मूल्य के बजाय यथार्थ मूल्य, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उस पर फोकस करते हैं, दैट इज द गोइंग कंसर्न, दैट मीन्स कि बिजनेस अभी चलने वाली है। ठीक है, अगला है कि ट्रायल बैलेंस 31/12/2022 तक किसी कंपनी का दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है इसमें कुछ प्रोविजनिंग। अच्छा, सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बस डेटा चेंज था, एक जीरो बढ़ाया था उसमें। अब उस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि 25 लाख रुपया ट्रेड रिसीवेबल है, डाउटफुल डेब्ट्स, कुछ कर्जा वर्जा उल्टा फुल्टा हो जाए उसके लिए 1,40,000 रखे हुए हैं, और बैड डेब्ट 40,000 रुपया है। एडिशनल बैड डेब्ट जो है सो हमने 2 लाख रुपये का रखा हुआ है। पॉलिसी, एक इस फर्म का पॉलिसी है कि 10% की प्रोविज़न भी रखेंगे। प्लीज़ जिन लोग नए आए हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाली जाइए और इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने समझाया है उसमें उसको देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस का 10% इसमें है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेज है ना, द टोटल अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2022 फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन क्रिएटेड। मेरी बात आप समझिए, मेरे पास अगर मान लीजिए कि 50 लाख रुपया आने वाला है, लेट अस अज्यूम, और उसमें हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम 2 लाख का डिस्काउंट दे देंगे, तो दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस में से जितना प्रॉफिट होने वाला है उसमें डिस्काउंट दे दिए तो उतना कम डिस्काउंट होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें टोटल डिस्काउंट कितना है अलाउ किया है, टोटल डिस्काउंट अलाउड कितना किया है, कितना अलाउ किया है? टोटल डिस्काउंट अलाउड किया है, एक कंपनी में इतने पैसे आ रहे हैं तो पहला अलाउड जो डिस्काउंट किया है वो किया है कि 40,000 रुपया वो मान के चला है कि हमको दिक्कत इशू होगी, डिस्काउंट बैड डेब्ट में 40,000 रखा है और बोला है कि एडिशनल हम 2 लाख रुपया 2 लाख मान के चलते हैं कि हमारा जो है सो बैड डेब्ट में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसने सोच के रखा है कि 2,40,000 रुपया तो हमारा डिस्काउंट में जाएगा ही जाएगा।
इसका मतलब प्रॉफिट ऑफ लॉस अकाउंट में अब 2,40,000 रुपया हमको डिस्काउंट देना है, लेकिन हमने क्या किया था कि प्रोविजन में मात्र 1,40,000 रुपया रखा हुआ है। ठीक है, तो 2,40,000 रुपया हमको डिस्काउंट के लिए ये है ना, अलाउड है। अलाउड कितना है? 40,000 यहाँ और 2 लाख एडिशनल यहाँ पे, तो 2,40,000 है। लेकिन हम प्रोविजन हम तभी बताए थे कि प्रोविजन हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट से रखते हैं सो दैट कि कभी बेड डेप्थ हो तो हमारे पास उसके लिए खाते में मात्र 1,40,000 रुपया रखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर 1 लाख रुपया हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 1 लाख रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा, अब देखो समझो इस चीज़ को, 25 लाख रुपया हमको ट्रेड रिसीवेबल है। उस ट्रेड रिसीवेबल में से 2 लाख रुपया तो पहले ही हम जो है सो बैड डेप्ट के लिए रख दिए एडिशनल, तो अब हमारे पास मात्र 23 लाख रुपया आने वाले हैं। अब उस 23 लाख का 10% हम प्रोविजनिंग में रखेंगे, तो कितना हो गया भैया? 2,30,000 रुपया। कितना? 2,30,000 रुपया। हमने क्या कहा था कि टोटल जो होगा ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेज जो होगा उसका 10% हम प्रोविजन में रखेंगे, मतलब 2,30,000 रुपया हम प्रोविजन में रख लिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कितना लगेगा? 2,30,000 ये और 1 लाख ये। समझ में आया? 2,30,000 रुपया हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसमें प्रोविजन में रखना पड़ेगा और 1 लाख यहाँ वाला रखना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 3,30,000 रुपया इज द आंसर। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है और पिछले क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गो एंड सी इफ नीडेड। क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार से 3 मेजर कंसिडरेशन है फॉर सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी। पहला है प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब कि एक्सरसाइजिंग कॉशन इन एस्टिमेट करने में आपको सावधानी बरतनी है। दूसरा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म और तीसरा है मैटेरियलिटी। ये सब तो आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा, है ना। कंसिस्टेंसी इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो कंसिस्टेंसी इसमें नहीं होगा। इट्स नॉट अ मेजर कंसिडरेशन। मेजर कंसिडरेशन प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मैटेरियलिटी। ठीक है, हाँ। तो दिस 4 3 ये आपको दी शुड बी द आंसर, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है, पिछली बार एपीएफसी वगैरह में भी मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था और ये क्वेश्चन आया भी था, ये वाला ईओएओ में भी ये क्वेश्चन आया है एंड फीफो का आया, लीफो का आया। पिछली बार मैंने आपको बताया था फीफो का आया था शायद, तो मैंने कहा था लीफो भी बता दिया था कि लीफो का आ सकता है। इस बार भी आया था, 23 में भी आया था, है ना। इसका है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे बाद में आएगा वो पहले जाएगा, सिंपल सी बात है। शुरुआत होती है 1 जनवरी से कि आपके पास माल जो है वो आपको 200 यूनिट है जिसकी कॉस्ट है 7 रुपया। ठीक है, 8 जनवरी को आप क्या करते हो, 1100 यूनिट और ख़रीद लेते हो 8 रुपये की दर से। 25 जनवरी को 300 यूनिट और ख़रीद लेते हो 9 रुपये की दर से। होता क्या है, 1 जनवरी को आपके पास 200 यूनिट है, लेकिन 6 जनवरी को इन बिटवीन क्या करते हो, आप 100 यूनिट बेच देते हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर इसको 100 यूनिट बेचना है तो 1 जनवरी को हमारे पास 200 यूनिट था, इसमें से 100 यूनिट बेच देंगे तो हमारे पास बचेगा क्यों? 7 रुपये वाली माल कितनी बचेगी? 100 यूनिट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये वाली हो गई ख़त्म। ठीक है, हमारे पास 100 यूनिट बची, पहले 200 यूनिट थी 7 रुपये वाली, अब बची इतने। अब 9 तारीख को 200 यूनिट फिर बेच दिया इसने। अब ये जो 9 तारीख को 200 बेचा है, अगर ये फीफो रहता तो जो पहले से माल रहता, पुराना माल को पहले बेचते और बाद वाले माल को उसके बाद। लेकिन ये जो 200 बेच रहा है वो 200 किसमें का बेचेगा?
इसमें का बेचेगा, इसमें बचेगा 900 यूनिट एट 8 रुपये वाला। ये पुराना माल नहीं बेचेगा, यही है लिफो में, ठीक है। बाकी ये 300 यूनिट 300 रुपये वाला, 300 यूनिट 9 रुपये वाला ऐसे ही रह जाएगा। जस्ट कैलकुलेट, यू विल गेट द लिफो में आंसर। लास्ट में जो आया है 8 को जो परचेज किए हैं, अगर 9 को बेचना, उसके बाद जो बेचना है तो पहले 8 वाला बेचेंगे, ठीक है। तो 700 रुपया इसका, 700 का ये हुआ, 7200 इसका ये वाला, और 2700 इसका। अगर ये सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 10,600 रुपया का स्टॉक आपको बचा हुआ रहेगा। मान लीजिए अगर इसको फीफो में क्वेश्चन पूछता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेम क्वेश्चन, तो ये इसमें तो 100 बचता पहले, ठीक है। इसके बाद ये 900 आता, 1100 आता। अच्छा फीफो मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अगर ये फीफो में क्वेश्चन रहता तो क्या होता? 207 यूनिट ये है, ये है। अब ये 100 यूनिट जो 6 जनवरी को बिका, तो यहाँ पे मात्र 100 यूनिट बचा 7 रुपये वाला, ठीक है। अब 200 यूनिट जो 9 को बेचेगा, उसमें ये 100 यूनिट बेचेगा और इसमें से मात्र 100 यूनिट बेचेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले से है उसको पहले बेचेंगे, पुराने माल को पहले बेचेंगे। और इसमें क्या है, जो परचेज करेंगे उसको लास्ट में जो आया उसको बेचेंगे। तो 1000 यूनिट जो होगा मात्र बचेगा, क्योंकि 100 यूनिट ये वाला चला गया और 1000 यूनिट 8 वाला और 300 यूनिट 9 वाला। तो इसमें हो जाएगा 8000 प्लस 2700, ठीक है, 10,700 रुपये का स्टॉक बचा। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। ये वाला तो खत्म हो गया क्योंकि 300 यूनिट टोटल बिका है, तो 200 ये और 100 ये। क्लियर? तो ये फीफो रहता तो ये आंसर आता, लिफो में ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी है ना, कैपिटल पे खर्चा नहीं है। 5000 रुपया आप स्पेंड कर रहे हो टू रिमूव ए worn out part, this part needs to be replaced with a new engine। घिसा पीटा पुर्जा है ना, छोटा सा कोई पुर्जा है, उसमें 5000 रुपया लगाया है आप, है ना। तो ये आपको हो जाता है मेंटेनेंस कर रहे हो, तो ये डेली खर्चा हो गया। सो दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? क्या कहे? स्पेंड टू रिमूव ए worn out part, कोई पार्ट घिस गया है ना, उसको चेंज करना है, तो दैट इज द मेंटेनेंस में आ जाएगा। 5000 रुपया उसका लगा है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस ऑन फॉरेन टूर फॉर परचेजिंग, नया मशीन खरीदना है, उसके लिए अगर फॉरेन टूर जा रहे हो तो वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि आप मशीन खरीदने जा रहे हो। फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ द मशीनरी परचेज, जो मशीनरी खरीदे हो उसके लिए इंश्योरेंस भी करोगे, बिकॉज इफ दैट मशीन अगर किसी कारण से आग लग गया, चोरी हो गया, तो उसमें इंश्योरेंस मिलेगा, दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही तो बाद में आपको मिलता है, पढ़े तो थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा अगर इंश्योरेंस हुआ तो। अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयरिंग अ सेकेंड हैंड मशीन बिफोर, सेकेंड हैंड मशीन आपने खरीदा और उसको रिपेयर करके आप उसको ऑपरेशन में लाए, सो दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो डेली का खर्चा वाला जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। अगला है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आईपी एड्रेस नहीं है? आईपी वैल्यू की जो 0 से 255 के बीच में रहता है, ठीक है। सिंपल सी जो बात अगर बताए, रेंज जो होता है 0 से 255 के बीच में होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 710 है, विच इज़ बियॉन्ड द रेंज, तो कौन सा आईपी एड्रेस नहीं है? दिस वन। बाकी सब आईपी एड्रेस हो सकते हैं। अगला है कि इन मेश टोपोलॉजी इफ यू हैव 6 कंप्यूटर हाउ मेनी लिंक्स मस्ट बी देयर। टोपोग्राफी है, तो मेश टोपोग्राफी में ईच कंप्यूटर, हर कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर, ईच कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द अदर, ठीक है। तो n डिवाइस है, अगर n डिवाइस होगा तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1/2। तो 6 डिवाइस है तो 6 माइनस 1/2, इट्स 15 लिंक होगा। एक कंप्यूटर है, मान लीजिए 3 कंप्यूटर, तो ये भी इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट है, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो 3 हुआ तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो 3 इंटू 2/2, सो इट्स 3 कनेक्शन है ना।
तो 6 डिवाइस होगा तो 6 कनेक्शन होगा। तो मेश टोपोलॉजी अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन बन जाएगी। 473 का ऑक्टल नंबर है उसका, तो ऑक्टल नंबर जब भी है तो आपको पता है 0 0 0 1, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ऑक्टल नंबर में अगर हम 473 का मतलब 4 100, 7 111 और 3 011, दिस शुड बी द आंसर। ये कितना है? ए, है ना। अगला है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू चेक द एरर। हार्ड डिस्क ड्राइव में एरर को चेक करने के लिए कौन सा? चेक डीके, चेक डिस्क, चेक डीएसके, डीएसके चेक, कौन सा होता है? तो चेक डिस्क के लिए ये आता है CH की डीएसके, चेक डिस्क। ये डॉस में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड यूज होता है, विंडोज में ये कमांड यूज होता है ना। अगला है Which one of the following registers contains the address of the next location in the memory to be accessed? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा था, विल सी दिस सी, है ना। ये होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, ये होती है डेटा रजिस्टर। ये सब स्टोरेज है ना, इंस्ट्रक्शन रखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होगा वो जो करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उस एड्रेस को रखता है। ये नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का रखता है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो एड्रेस होने वाला है उसकी एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, ये बफर स्टेज है, मतलब कि ये होल्ड करता है डाटा को, है ना, ट्रांसफ़र होने से। और ये आपको कोई डाटा रजिस्टर है तो ये होल्ड करता है जनरल पर्पस डाटा फॉर ऑपरेशंस। तो नेक्स्ट लोकेशन कौन रखता है? दैट्स अ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है। द इफ्लुएंस ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी मेन कॉज ऑफ लोडिंग द पीएच वैल्यू ऑफ रिवर वाटर की पीएच वैल्यू को कम करना है, तो वो कौन सी इंडस्ट्री से होता है? अल्कोहल डिस्टिलरी, प्लास्टिक कप मैन्युफैक्चरिंग, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज और लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सी, देखिए अब अगर मान लीजिए कि पीएच रिवर वाटर की जो होती है 5, उसको बढ़ा करके 8.5 हो जाती है। लेड एसिड बैटरी का जो मेन चीज़ें होती, मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो लेड होता है, जो कार बैटरीज वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज से जो लेड डिस्चार्ज होती है वो लोअर पीएच कर देती है वाटर का, और वो बना देती है क्या? एसिडिक। ठीक है। इसमें से कौन सा सोप नहीं है ये पूछ रहा है। सोडियम स्टीयरेट, सोडियम पामेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम ओलिएट। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये सोडियम बेंजोएट जो है वो फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है। ठीक है, बाकी सब सोप में यूज होता है। ठीक है। द ह्यूमन आईबॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर। ह्यूमन का जो आंख होता है उसमें 3 लेयर होता है ना। आउटर मोस्ट को बोलते हैं स्क्लेरा, उसके बाद होती है कोरॉइड, उसके बाद होता है रेटिना। ये होता है। तो आउटर मोस्ट, मिडिल और इनर मोस्ट। देख लीजिए कौन सा है। सो आंसर शुड बी ए। अगर आई देखेंगे तो आप देख सकते हैं कोरॉइड, स्क्लेरा, है ना। ठीक है, हाँ जी। आगे बढ़े। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाता है, तो इसमें से कौन सा रिएक्शन, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है। ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ 0 है,
यहाँ -2 है। तो हाइड्रोजन का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन 0 से 1 हो रहा है और ऑक्सीजन 0 to -2 हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेज वाइल दैट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज। हाइड्रोजन जो है ये कंपाउंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो यहाँ 0 है और H2O में आपको ये -1 है और -2 है, क्योंकि हाइड्रोजन +1 और ये -2, तो 2 हाइड्रोजन अगर होगा तो ये कंपाउंड आपको H2O बनाता है, ठीक है, समझ में आया। अब समझिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेशन ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा और ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा 0 से -2। अगला है कि पिलर लाइक स्ट्रक्चर विच हैंग्स वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द एरियल ब्रांचेज फाउंड इन बनियान ट्रीज नोन एज। पेड़ में आप देखे हो बरगद का पेड़, उसमें जो है सो ऊपर से भी जड़ नीचे तक आती है, उसको क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं, क्लाइंबिंग रूट बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं, प्रॉप रूट बोलते हैं। क्लाइंबिंग रूट तो लत्तियाँ जो होती है ना उसमें होते हैं, फाइब्रस रूट जो होता है वो बहुत सारा ये होता है, दैट इज द फाइब्रस रूट, है ना। इसको बोलते हैं प्रॉप रूट, जो बरगद के पेड़ में आपको देखने को मिलता है, देख रहे हो ये, दिस इज द प्रॉप रूट। क्लियर, समझ में आया। जर पे पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग थंगन कमेटी जो लोकल गवर्नमेंट के लिए बनाई गई थी, उन्होंने क्या क्या इसमें से आपको रिकमेंड किया था? 1988 में, ठीक है, एक पीके थंगन के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी कि आपको देखना है कि पंचायती राज सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, क्या चीज़ें उसमें किया जाए, है ना। तो उसने बोला था, उन्होंने बोला था कि पहली बात तो है कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ बोला था कि 3 टियर टर्म जो है सो सिस्टम होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज रिटन इन द 3 ईयर टर्म, और उसने 3 टियर सिस्टम का बात किया था, तो अगर जल्दीबाजी की है तो गया। और इसमें बोला था कि पंचायती राज पंचायत जो होगा एट द विलेज में होना चाहिए, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल 3 होना चाहिए, एट विलेज, एट ब्लॉक, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना। सबसे जिला परिषद जो होगा सबसे हेड होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया था और टेन्योर बताया था कि 5 साल की होनी चाहिए, इट्स नॉट 3 ईयर्स। तो फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग, थंगन कमेटी, है ना। अगला है कि ई संजीवनी एक स्कीम गवर्नमेंट की आई थी, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो ई संजीवनी जो होगा टेलीमेडिसिन वर्क्स था, है ना, कि आप डायरेक्ट जो है सो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहाँ से आप जो है सो टेलीमेडिसिन ले सकते हो, है ना, ठीक है ना। आप एक ई संजीवनी OPD.in है, वहाँ पे जा करके आप मेडिसिन वगैरह डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और ई प्रिस्क्रिप्शन मिल सकता है। सो प्रमोट द यूज ऑफ टेलीमेडिसिन, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली, टेलीफोनिकली ये हो सकता है ऐप से। अगला है कि 15वीं जो फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या है इसमें, कौन सा रिकमेंडेशन किया था कि बेसिक ग्रांट्स कैन बी यूज्ड by rural local bodies for location specific felt needs under the 29 subject enshrined in the 11th schedule of the Constitution of India except for salaries and establishment cost। पहला कहता है कि 15वीं कमीशन ने दिया था बेसिक या यूनाइटेड ग्रांट्स, वो इसलिए दिया गया था कि लोकल जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, है ना, उसकी जो नीड है, जो 11वीं जो 11th शेड्यूल है वहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है उसमें कुछ भी अगर ज़रूरत पड़े तो वो ग्रांट को यूज करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसमें सैलरी आप नहीं दे सकते हो। तो बिल्कुल ये सही है। तो यूनाइटेड ग्रांट्स हो गया। देन टाइड ग्रांट्स कैन बी यूज फॉर बेसिक सर्विसेज ऑफ सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ODF स्टेटस, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट एंड ह्यूमन एक्सेट्रा। इसके बाद उन्होंने एक बेसिक ग्रांट्स हो गया, एक टाइड ग्रांट्स है। बेसिक ग्रांट्स फॉर द 29 जो सब्जेक्ट है उसके लिए, और जो टाइड ग्रांट था वो आपको सैनिटेशन, ODF ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस के लिए, उसके वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उस ग्रांट को यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। इवन 15th फाइनेंस कमीशन हेल्थ ग्रांट्स भी किया था, रिकमेंड किया था
कि डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ की होनी चाहिए। सो इसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ ग्रांट भी किया था। सो द आंसर इज डी, तीनों का तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या सही है। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन हमारे संविधान की 243I में लिखा हुआ है ना। अब ये क्या करता है, इट रिव्यूज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट। बिल्कुल सही है, इसका काम ही है स्टेट फाइनेंस कमीशन का कि फाइनेंशियल पोजीशन जो लोकल गवर्नमेंट का है, पंचायत लेवल पे और म्यूनसिपैलिटीज़ लेवल पे स्टेट में, उसको देखना एंड अगर कुछ फिजिकल मैनेजमेंट या रिसोर्स एलोकेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सजेस्ट करना। इट रिव्यूज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। बिल्कुल ये भी सही है, ये आपको फंड्स को कैसे एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में, है ना, नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेस्ड पे उसको भी डिस्कस करता है ना, रिव्यू करता है। सो दोनों के दोनों सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि काम्पा फंड इज रेगुलेटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि काम्पा फंड है क्या। ये है कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा गवर्नड होती है। ये आपको इसलिए सेटअप की गई थी कि आपको अगर मान लीजिए कि फॉरेस्ट लैंड को आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हो तो हमारा होता है इन्वायरमेंटल लॉस, उसके लिए उसके एवज में वो फंड में पैसा रखा जाता है। तो ये जो कैंपा फंड है उसकी जो जांच होती है, इसकी अथॉरिटी देखते हैं कि इस फंड को कैसे हम लोग जो इकोलॉजिकल डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर करने में और कंजर्व करने में कैसे यूज करेंगे। एंड दिस एक्ट, कैंपा फंड वाला एक्ट जो है 2016 में आपको लीगल आपको इसको स्टेटस मिला था। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक एम्प्लॉई है, ठीक है, किसी एस्टेब्लिशमेंट में वर्क कर रहा है, 9,000 रुपये इसकी मंथली तनख्वाह है मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के तहत, और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के तहत इसको जो है सो बोनस के लिए एलिजिबल है। अब बोनस जो पेबल है वो 10% है ना, बोनस पेबल जो होगा 10% के रेट से है। इफ द एम्प्लॉई हैज़ वर्क कंटिन्यूसली फॉर होल ऑफ द सेड अकाउंटिंग ईयर देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बोनस दैट शैल बी पेड टू द एम्प्लॉई। मंथली वेजेज है 9,000 रुपया, ठीक है, एक साल का वेज कितना हो गया, पूरा अकाउंटिंग पीरियड में काम किया है तो ये हो गया 1,08,000 रुपया इसको मिलेगा। 1 लाख इसको पूरे टोटल एनुअल वेजेज मिलेगी। सो दिस वन इज द मंथली, दिस इज द एनुअल वेजेज। अब बोनस का रेट जो है वो है 10%, तो बोनस का अमाउंट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1,08,000 का 10% विच इज 10,08,000। सिंपल सा क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का, इसमें कहीं पे भी लेवल लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कंक्लूजन ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के नहीं सही है। इसमें से कुछ प्रोसेस लिखा हुआ है ना, उसमें से कौन सा कंक्लूजन, कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग जो होती है ना, उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत जो कॉन्सिलेशन होती है प्रोसीडिंग, उसका कंक्लूजन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए, इसमें से कौन सा सही नहीं है। हमारे आईडीए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 20 में जाइएगा और सब सेक्शन 2 में जाइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू हैव कंक्लूडेड, किस किस कंडीशन में, इट इज कंक्लूडेड ऑन द डेट व्हेन ए मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इज साइंड बाय द पार्टीज। दोनों पार्टीज के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट अगर साइन हो गया है ना, पार्टी तो जो डिस्प्यूट जिस दो पार्टी के बीच में है, सेटलमेंट वाली अगर साइन हो गई तो उस दिन कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग माना जाएगा कि खत्म हो गया। बिल्कुल सही है, आपको 2A में यही लिखा हुआ है। दूसरा, इट इज कंक्लूडेड ऑन द डेट व्हेन द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्सिलेशन ऑफिसर इज रिसीव्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट व्हेन नो सेटलमेंट इज अराइव्ड। मान लीजिए कि अगर दोनों के पास बीच में कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो कॉन्सिलेशन ऑफिसर जो है रिपोर्ट जो है सो गवर्नमेंट को भेजती है, ठीक है।
तो रिपोर्ट जब भेजती है उस दिन जो है सो माना जाता है कि कॉन्सलेशन, भाई सेटलमेंट नहीं हुआ, इस प्रोसेस को खत्म करते हैं, आगे हम लोग कोर्ट वोट में जाएंगे। ये आपके बी में लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो राइट। तीसरा है कि इट इज कंक्लूडेड ऑन द डेट व्हेन द डिफरेंस इज मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू द लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग। ये प्रोसीडिंग जो है वो प्रेसिडेंट पेंडिंग है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, वो डिस्प्यूट को लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के पास में भेज देती है। इसका मतलब हो गया कि कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म हो गया। मीन्स कि या तो दोनों साइन कर दे, या अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास भेज दे, या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी कोर्ट में भेज दे। इन तीनों कंडीशन में हम मानेंगे कि कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग जो है वो खत्म हो गया। अब आगे दूसरा कोई प्रोसीडिंग में अब जाए तो जाए। तो ये जो ऑप्शन, ये तीनों सही है। इट इज कंक्लूडेड ऑन द डेट व्हेन इट एंड्स फेल्योर रिजल्टिंग इन नो मेमोरेंडम सेटलमेंट साइन। नहीं, मेमोरेंडम सेटलमेंट अगर साइन नहीं होती है तो कॉन्सलेशन ऑफिसर जिस दिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजती है, ठीक है, और रिपोर्ट जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मिलती है तो उस दिन जो है सो सॉल्व होता है। ठीक है, तो दिस इज द बी। अगला हमारा क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ डिजेबिलिटी compensation for the person who is declared unfit after medical examination and for whom no alternate employment is possible finds place under which one of the following। किस लेजिस्लेशन में ये लिखा हुआ है कि देंगे हम कंपनसेशन। अगर मान लीजिए कि डिजेबिलिटी हो गई तो आपको क्या करना है कि एक सुटेबल जॉब देना है उसको, अल्टरनेट। मान लीजिए कि अगर पाँव में कुछ हो गया तो आप उसको सुटेबल जॉब दीजिए जो अपना बैठ करके काम कर सके। तो अगर वो नहीं दे पाते हो अल्टरनेट जॉब तो आपको देना पड़ेगा कंपनसेशन। ये किस एक्ट में ये प्रोविजन लिखा हुआ है? माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 6A सब क्लॉज 5 में जाइएगा तो लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन को मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी अगर वो मेडिकली अनफिट, आपको माइन की ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में अनफिट है, ठीक है, तो एजेंट को चाहिए या मैनेजर को चाहिए कि उस पर्सन को अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है, जो उसके काम के लायक होगा। अगर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं दे पाएंगे तो उस ओनर, एजेंट या मैनेजर के द्वारा उसको देना पड़ेगा डिजेबिलिटी अलाउंस। सो दिस इज रिटेन इन द माइंस एक्ट। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। चलिए बात करते हैं 19 की, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच 21 है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है ना, 23 में है ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, और आर्टिकल 14 में है प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन। सो दिस इज रिटन इन द आर्टिकल 24। ये सब याद रखना है। अगला है कि हमारी संविधान के आर्टिकल 43 में क्या लिखा हुआ है? लिविंग वेज के बारे में, मिनिमम वेज के बारे में, फेयर वेज के बारे में और नीड बेस्ड मिनिमम वेज के बारे में। आर्टिकल 43 में लिविंग वेज के बारे में लिखा हुआ है ना। उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट को ये इंश्योर करना पड़ेगा बाय द सुटेबल लॉज, कोई लेजिस्लेशन ला करके, है ना, या किसी भी तरीके से कि जितने भी वर्कर हो, है ना, उसको एक लिविंग वेज मिले, उसकी वर्क की कंडीशन सही हो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंश्योर करे, है ना, और जितने भी एंजॉय करे, लीजर टाइम मिले उसको, सोशल कल्चर अपॉर्चुनिटी उसको मिले, है ना। तो ये आपको इसमें लिखा हुआ है। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द लिविंग वेज। व्हाट इज द लिविंग वेज? दैट इज द उतना इनकम जो सफिशियंट हो टू मीट द बेसिक नीड्स और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने के लिए। सो लिविंग वेज रिटन इन द आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मिनिमम वेज क्या होता है? लोएस्ट वेज पेएबल टू द वर्कर, जो आपको वेजेज एक्ट वगैरह में लिखा होता है। फेयर वेज क्या होता है? मिनिमम और लिविंग वेज के बीच में आपको कम से कम इतना तो पे करना ही है, और इससे आपका पूरा बेसिक नीड पूरा हो रहा है तो अब इंडस्ट्री को, मतलब मान लीजिए कि 400 मिनिमम वेज पे करना है तो इंडस्ट्री 500 भी तो कर सकता है। सो फेयर वेज मतलब कि बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री कैपेसिटी दे कैन गिव मोर देन मिनिमम वेज। सो मिनिमम वेज और फेयर वेज के बीच में हो जाती है आपको फेयर वेज। और नीड बेस्ड मिनिमम वेज क्या हो गया?
जैसे जैसे ज़रूरी हो वैसे वैसे, है ना। तो ए ऑप्शन अगला है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मिला के दे दिया है ना। कंटेनर एक्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द रेशियो 1:3। एक कंटेनर है ना। तो एक्स कंटेनर है, उसमें ऑयल कितना है, ऑयल और वाटर का जो रेशियो है वो है 1:3। कोई दिक्कत। वाई कंटेनर है, उसमें दोनों का रेशियो कितनी है, ऑयल एंड वाटर का रेशियो है 2:3। जेड कंटेनर जो है उसका बात करते हैं। अब देखिए, इफ 2 liters of liquid from container X and 5 liters of liquid from container Y are mixed together in container Z that initially contains 1 liter of pure oil। मतलब Z में 1 लीटर प्योर ऑयल पहले से है। क्या है, 1 लीटर प्योर ऑयल पहले से है। अब इसमें ऐड करना है 2 लीटर फ्रॉम X और 5 लीटर फ्रॉम Y। यहाँ तक कोई दिक्कत है। और जेड में ही पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ ऑयल कितना होगा। तो 1 लीटर प्योर ऑयल यहाँ पे था। अब इसमें लेकिन 2 लीटर जो X है उसमें ऑयल कितना होगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे 1:3 है, तो 1/4 है ऑयल, ठीक है। तो 2 लीटर इसमें अगर निकालेंगे तो ऑयल कितना हो जाएगा, 2 × 1/4। 1/4 है ना ऑयल, तो ये इसका मतलब 1/2 हो गया। ये क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और यहाँ वाटर कितना हो जाएगा एक्स में, 2 लीटर निकालेंगे तो कुछ उसमें ऑयल भी जाएगा, कुछ वाटर भी जाएगा। तो वाटर हो जाएगा 3/4, 2 × 3/4। 2 क्यों किए हैं, बिकॉज 2 लीटर है, तो ये हो जाएगा 3/2 विच इज़ 1.5। सेम अगर वाई केस में देखेंगे तो वाई के केस में ऑयल कितना हो जाएगा, टोटल 2/5, 5 × 2/5 विच इज 2। और वाटर कितना हो जाएगा, 5 लीटर निकाल रहे हैं तो 5 लीटर में कितना ऑयल कितना वाटर, 2 लीटर ये है तो 3 लीटर होगा पक्का, है ना। तो 3 लीटर। अब समझ में आया, ये हो गया। नाउ अगर हम इस सबको मिलाएंगे तो जेड में क्या हो जाएगा, जेड में फाइनल क्या हो जाएगा, जेड में ऑयल कितना हो जाएगा वो बताइए। जेड में ऑयल 1 लीटर पहले से है, इसके बाद आधा लीटर एक्स वाला आ गया और 2 लीटर वाई वाला आ गया। और जेड में वाटर कितना हो जाएगा, वाटर पहले से कुछ नहीं था तो 1.5 लीटर, यहाँ 1.5 लीटर एक्स वाला आ जाएगा और 3 लीटर ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा 4.5। यहाँ तक कोई दिक्कत। टोटल लिक्विड जो होगा वो जेड में टोटल लिक्विड होगा 8 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो परसेंटेज ऑफ ऑयल, तो टोटल ऑयल कितना है 3.5 कितना में 8 में, और परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इज 43.75। हम क्या किए हैं, एक्स में 1:3 ऑयल है, ऑयल इज टू वाटर है, तो 1/4 इसमें ऑयल होगा और 3/4 जो है सो वाटर होगा। 2 लीटर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। सेम यहाँ पे 2/5 और 3/5 ऑयल एंड वाटर होगा। 5 लीटर है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए। फिर हम देख लिए कि ऑयल कितना है, पहले से 1 लीटर है प्योर ऑयल, बाकी इसका ऐड कर दिए। इसमें वाटर कितना है, तो टोटल लीटर कितना हो गया, 8 लीटर इसमें जेड में है, कंटेनर जेड में। तो परसेंटेज हम लोगों ने निकाल दिया। आसान सा क्वेश्चन था। अगला है कि एक सॉलिड सर्कुलर मेटालिक क्यूब डिस्क ऑफ रेडियस 12 इंचेज एंड थिकनेस 4 इंचेज मेल्टेड एंड शेप्ड इनटू ए सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस 6 इंचेज। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ न्यू डिस्क इन इंचेज। ठीक है, अब आप समझिए, इसमें कह रहा है कि दोनों सर्कुलर मेटालिक डिस्क है, सर्कुलर मेटालिक डिस्क है, रेडियस एक का 12 इंच है, ठीक है, और ठीक है रेडियस 12 इंच है और थिकनेस 4 इंच है, ठीक है ना, ऑफ ए सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस 16 इंच। 16 इंच में इसको जो है सो करना है, तो इसका क्या होगा, है ना। नाउ अगर आप इसको बात करें तो ऐसे होगा, ठीक है। सो पाई r1 स्क्वायर
थिकनेस ऑफ बड़ा वाला का लिख दे, किसना क्या लिख दूँ, थिकनेस ऑफ लार्ज वन, चाहे थिकनेस ऑफ 1 लिख दीजिए, T1 लिख दीजिए, और पाई R2 स्क्वायर T2। पाई पाई कैंसिल हो गया, R1 कितना है 12 इंटू 12, और पहले का थिकनेस कितना है 4, और इसको सेम जो है सो सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस 16 इंच में बना रहे हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 16 इंटू T2। सो T2 इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 16 इंटू 16। 2.25 इंचेज न्यू डिस्क का जो होगा वो 2.2 इंच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, दोनों को मेल्ट वेल्ट करके किया है, समझ में आ ही गया होगा। अगला है 3 क्वेश्चन है इस पे, ये जो डाटा दिया हुआ है ना, उस पे 3 क्वेश्चन है। 2016 से 2020 तक है ना 4 कंपनी का अर्निंग दिखाया है, अर्निंग और प्रॉफिट है ना। अर्निंग्स एंड प्रॉफिट 2016 से 20 ₹1000 करोड़ में 4 कंपनी का दिखाया है, X, Y, Z एंड W का। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मेनी ऑफ दिज, ओके, सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ दिज कंपनीज अर्निंग इंक्रीज बाई एटलीस्ट 20% इन द ईयर 2020 इन कंपैरिजन टू 2016। कितनी ऐसी कंपनी हैं जिसकी अर्निंग कम से कम 20% इंक्रीज हुई है 2020 में कंपैरिजन टू 2016 में। अब X की अर्निंग अगर देखेंगे 2016 में 100, Y की 95, 74 और 50, और 2020 में अर्निंग 130, 96, 89 और 95। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज। तो X की परसेंटेज अगर हम निकालते हैं इसमें, सो कैन आई राइट 130 माइनस 100 बट्टे 100 गुने 100 विच इज़ 30%। वैसे भी 100 से 130 हुआ तो 30%, कोई दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा है 96 माइनस 95 डिवाइड बाई 95 इंटू 100। इसमें हम लोग निकाल रहे हैं कि अर्निंग जो 2016 में थी 2020 के प्रति कितना परसेंटेज है। फिर है 89 माइनस 74 बाई 74 इंटू 100, और फिर है 95 माइनस 50 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। तो ये कितने परसेंटेज आएंगी? ठीक है, ठीक है, ये 50 दूना 100, ये 45 दूना 90, 90% की बढ़ोतरी इसमें हुई है। यहाँ पे 30% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 100 बाई 95, तो ये 1.05% की बढ़ोतरी हुई है। और ये 89 माइनस 74 विच इज़ 1500 बाई 74, तो ये 75 दूना 150, लगभग 20% के आसपास आपको ये हुई है। तो आपसे पूछा है कितना है जिसमें कम से कम 20% से ज़्यादा बढ़ा है। तो कंपनी X, ठीक है, कंपनी Z और कंपनी W, इन सब में एक में 30%, एक में 20.27, एक में 90%। तो 3 ऐसी कंपनी है जिसमें आपको 20% से ज़्यादा अर्निंग बढ़ी है। इन 2020 द रिलेटिव प्रॉफिट जंप ऑफ विच कंपनी वाज मैक्सिमम ओवर द प्रीवियस ईयर। 2019 की प्रॉफिट और 2020 की प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा जंप किस कंपनी का हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन, अगेन द सेम क्वेश्चन। क्या करेंगे, 25.8 माइनस 20.7 डिवाइड बाई 20.7 गुने 100 करेंगे। उसी तरह 9.5 माइनस 5.5 डिवाइड बाई 5.5 इंटू 100 करेंगे। फिर क्या करेंगे, 14 माइनस 12 बट्टे 12 इंटू 100। फिर करेंगे 20.5 माइनस 12.5 बट्टे 12.5 गुने 100। दिस शुड बी द, इसको कैलकुलेट करेंगे और आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट दैट सबसे ज़्यादा जो होगा वो आपको Y कंपनी है, जिसमें सबसे 5.5 से, देखो 20 से 25 हुआ, 12 से 14, 12 से 20, और ये 5 से लगभग दुगुना बढ़ा है, 5.5 से, यहाँ पे भी दुगुना नहीं बढ़ा है, 5.5 से। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली चीज़ें भी आप देखेंगे तब भी आप देखेंगे ये 24.64% के आसपास में है,
ये 72 दशमलव समथिंग है ना, ये 16 दशमलव कुछ है, ठीक है ना, और ये 64% है। तो दिस शुड बी द आंसर, है ना, तो बी का वाई हो जाएगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि 2017 में द एब्सोल्यूट प्रॉफिट जंप ऑफ विच कंपनी वाज मिनिमम ओवर द प्रीवियस ईयर। तो ये सिर्फ सब्सट्रैक्ट कर देना है, इसमें कुछ भी नहीं था, है ना। 2017 में पिछले साल की तुलना में, तो 2017 में पिछले साल में 2016, इस दोनों का डिफरेंस कितना है वो आप देखिए 1.9, इस दोनों का डिफरेंस 1, 1, ठीक है, 1 है। इस दोनों का डिफरेंस एब्सोल्यूट बोला है ना, तो ये 7.5 है, तो 1.3, और इस दोनों का डिफरेंट बात करेंगे तो 1.5। नाउ सी 2016 से क्या पूछा है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट जंप ऑफ विच कंपनी वाज मिनिमम ओवर द, तो सबसे कम किस में था, मिनिमम किस में है ये बताइए। मिनिमम है 8.5 से 9.5 हुआ है, 8.5 से 9.5 हुआ है, तो मिनिमम किस में हुआ है, वाई कंपनी में। किस में, वाई कंपनी में। आसान सा क्वेश्चन पूछा था, थोड़ी कैलकुलेशन थी बट आसान था। अगला है कि द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशन, प्रोविजन क्रिएटेड अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ। कहता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया है, फुल डिस्क्लोजर, मैटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, नॉट गोइंग टू डिस्कस, बार बार नहीं कर सकते हैं। पिछले साल की वीडियो देखेंगे उसमें भी किया हुआ है, इससे पहले ईओए में किया था, है ना। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप शेयर वगैरह में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो देयर इज अ फ्लक्चुएशन होती है ना। तो फ्लक्चुएशन जैसे हमारा कुछ लॉस हो सकता है, इसके लिए हम प्रोविजन करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा अलग से रखते हैं। तो ये कह रहा है जैसे बैंक वाले रखते हैं, लोन देते हैं तो उसके कुछ अमाउंट रखते हैं हर लोन का, कि अगर कुछ नहीं वापस आया तो प्रोविजन में रहनी चाहिए। सो उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि प्रूडेंस, जिसको हम लोग प्रूडेंस या कंजर्वेटिव कन्वेंशन भी बोलते हैं, ये कहते हैं, है ना, कि सिर्फ प्रॉफिट ही अकाउंट में नहीं लिखना चाहिए, हमें लॉस का भी इक्वली ध्यान रखना चाहिए, और लॉस का जब ध्यान रखेंगे तभी हम जो है सो प्रोविजन करके रखेंगे। पॉसिबल प्रॉफिट का नहीं हमको ध्यान रखना, पॉसिबल लॉस का ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट कवर्ड इन ऑडिट। ऑडिट में क्या चीज़ें नहीं होती है ना। देखो ऑडिट क्या होता है, दैट इज द एग्जामिनेशन, कोई भी कंपनी का कोई भी सिस्टम है, कोई भी इंटरनल क्या चल रहा है, कैसे ट्रांजैक्शन हो रही है, कैसे रिकॉर्ड को ठीक से लिखा जा रहा है कि नहीं, उसको वेरीफाई करना, एग्जामिन करना, दैट इज ऑडिटिंग, है ना। अगर कोई दिक्कत है तो आप एप्रोप्रिएट पर्सन बॉडी को करेंगे, जैसे 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को करेंगे, अगर 1 करोड़ से कम होगा तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको करेंगे, है ना। ये सब पढ़े हैं ना हम लोग। वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी, ट्रांजैक्शन जो किया है उसका ऑथेंटिसिटी देखते हैं, ये सब चीज़ देखते हैं। बुक ऑफ अकाउंट का प्रिपरेशन ये ऑडिटर का काम नहीं है, ये अकाउंटिंग टीम करती है, और इसको ऑडिट करने के लिए जाते हैं। सो नॉट कवर्ड इन ऑडिट, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ बुक अकाउंट। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल ऑडिट प्लान। ये कौन डिसाइड करता है, और कह रहा है कि उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे कैसे ऑडिट करना है, उसका ऑडिट का स्कोप क्या होगा, ऑडिट का टाइम क्या होगा, पूरा ऑडिट का डिटेल प्लान बनाता है, उसको क्या बोलते हैं। ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं, स्ट्रैटेजी बोलते हैं, या कंप्लीशन मेमोरेंडम, या ऑडिट प्लान, ये बोलते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ये आपको पूरा फाउंडेशन देता है कि हम कहीं पे जा रहे हैं तो हमको कितनी चीज़ें देखना है, क्या देखना है, कितना टाइम में देखना है। सो ये ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी होती है। ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है, ये ऑडिट प्रोग्राम में होता है कि व्हाट इज द प्रोसीड्योर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द ऑडिट। कंप्लीशन मेमोरेंडम, पूरा ऑडिटिंग करने के बाद जो है सो एक डाटा निकाले, समराइज डाटा दिया जाता है कि व्हाट इज द फाइंडिंग इन दिस ऑडिट, सो दैट इज द कंप्लीशन मेमोरेंडम। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। गुडविल अकाउंट क्या है, अब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट सब मैंने पढ़ा दिया हुआ है पहले। गुडविल जो होता है इनटेंजिबल होता है, जिसको टच नहीं किया जा सकता है। रिप्यूटेशन, कस्टमर बेस, ब्रांड स्ट्रेंथ, दीज आर द गुडविल, किसी कंपनी का ब्रांड है ना गुडविल, सो दैट इज द इनटेंजिबल एसेट, है ना।
तो एसेट जितना भी हो, या टेंजिबल हो या नॉन टेंजिबल हो, जैसे पेटेंट्स हो गया, दैट इज नॉट इंटेंजिबल, है ना, ये सब रियल अकाउंट में आता है. दिस इज नॉट इन द पर्सनल अकाउंट. क्लियर? वट एवर द एसेट्स, बी इट टेंजिबल, बी इट intangible, both comes under the real account. द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, इंश्योरेंस में द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन होता है. ये क्या होता है? देखिए, सब्रोगेशन जो होता है, एक वर्ड है लैटिन, उसका है सब्रोगेयर, उस टर्म से बना है. इसका मतलब होता है टू सब्सटीट्यूट वन पर्सन फॉर अनदर. ठीक है? मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस में इंश्योरर जो होता है उसको जो है थर्ड पार्टी से रिकवर कराने की बात होती है. जैसे मान लीजिए आपकी कार जो है सो आप इंश्योर करा के रखे हो, आपकी कार जो है वो डैमेज हो गई किसी के द्वारा. ठीक है? तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पेमेंट करेगी. ठीक है? लेकिन सब्रोगेशन के अंदर में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी वो आपको पैसा रिकवर करेगा ड्राइवर से. समझ में आया? सब्रोगेशन इंश्योरेंस में क्या होगा? रिफंड फॉर इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी. ऑटो रिन्यूअल पॉलिसी, इंडेमनिफिकेशन, ये सब नहीं होता है. मान लीजिए कि ए कार है यहाँ पे और ये बी कार है. ए ने बी को टिक ठोक दिया, है ना? ठीक है? अब मान लीजिए कि इस कार ने ठोका तो आपका इंश्योर्ड है, इसका भी इंश्योर्ड है. ठीक है? तो आपका अगर ये इंश्योर्ड है तो आपको रिपेयर करा के देगी इंश्योरेंस, ये कंपनी है, कंपनी आपको रिपेयर करा के देगी, बट दैट कॉस्ट ये यहाँ से लेगी, बी से लेगी. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. अगर सब्रोगेशन होता है तो इंश्योरेंस कंपनी रिकवर द एक्सपेंसेस फ्रॉम द इंश्योरर. ठीक है? ये इससे या इसके इंश्योरर से. अगला है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन कौन सा एक्सपेंडिचर चार्ज होता है. अगर हम अपने संविधान की 112(3) में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सा खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्टली होती है, एक्सपेंस के लिए वोटिंग वगैरह नहीं होती है. ठीक है? द डेव्स चार्जेज फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, बिल्कुल वो डायरेक्ट वहां से चला जाएगा. द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट का ऑफिस का जितना भी होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होगा. चार्ज का मतलब क्या होगा? जैसे वोटिंग की जरूरत नहीं हो, बाय डिफॉल्ट उसमें से कट जाता है ना? तो प्रेसिडेंट का अलाउंस हो, इमोल्यूमेंट्स हो, या वहाँ पे उस ऑफिस में जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट ये होता है. 112 आर्टिकल 112 क्लॉज 3. द सैलरीज अलाउंस एंड पेंशन पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वहाँ पे भी डिप्टी स्पीकर हो, चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन हो राज्यसभा के, स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो लोकसभा के, है ना? ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जज हो. ठीक है ना? ये सब उसके पेंशन हो, ये सब चार्ज हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, ये सब जो है सो इस पर चार्ज होते हैं. सो आंसर इज बी. 1, 2 and 3, 4 सब है. इवन कैग का जो सैलरी होगा, है ना, ये सब भी जो होगा वो आपको चार्ज होगा, उस पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होगा. अगला है कि पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन. पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द रीजन. बोला कौन सा सही है ये बताइए. अब क्या है कि पॉपुलेशन कहीं पे चेंज हो रहा है तो वहाँ से आपको पता चलता है कि माइग्रेशन कितने लोग हो रहे हैं, या बर्थ या डेथ के कारण पॉपुलेशन चेंज होंगे. तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि पॉपुलेशन चेंज इन एरिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन. सो रीजन अगर कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा राइज कर रहा है, ठीक है ना, तो या वहाँ से अगर भाग रहा है तो इसका मतलब अगर मान लीजिए किसी प्लेस का माइग्रेट हो रहा है, दैट मीन्स वी कैन से दैट कि पॉपुलेशन वहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, तभी वो जो है सो वहाँ से लोग
भाग रहे हैं। सो इन एन एरिया ये हो सकता है कि इकोनॉमिक उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोग भागेंगे, या जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा बढ़ते हैं। सो इट माइट बी एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, इज एन एरिया इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ रीजन। एक बात आप समझिए कि इट माइट पॉसिबल है ना कि सोशल अपलिफ्टमेंट, सीधे बता दिया कि नहीं सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता है। इट माइट पॉसिबल ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगा वो आपको किसी एरिया में पॉपुलेशन चेंज हो रहा है ना, वो समटाइम इट इज ए इंडिकेटर ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ रीजन का। जैसे कहीं पे फैक्ट्री खुल गई है ना, तो फैक्ट्री खुल गई तो इट माइट पॉसिबल कि वहाँ पे इकोनॉमिक ये लोग जो है सोशल उस रीजन का सोशल अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो सीधा अगर आप ये चीज़ कह सकते हो, नॉट ऑलवेज बट पॉपुलेशन चेंज इन एरिया इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट, समटाइम इट हैपेंस। गंगा रीजन में है ना, गैंगेटिक बेल्ट में क्यों पॉपुलेशन ज़्यादा है और बाकी जहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे क्यों नहीं है? जहाँ पे फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे क्यों पॉपुलेशन बढ़ जाती है? सो ये जो नॉट लिखा है ये नॉट ऑलवेज सही नहीं होगा। सो वन ओनली शुड बी द आंसर। इवन ये भी हमेशा सही नहीं होगा, बट फ्यू सम टाइम इट इज राइट, तो हम लोग इसको राइट माने हैं। अगला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्या इसमें सही नहीं है। देखिए हम पिछली बार, अगर आप पिछली बार का वीडियो देखेंगे तो ये पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी में। देयर आर 4 अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। तो 4 अप्रोच जो है उसमें अप्रोच था इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक, ये पिछली बार पढ़ाया था मैंने, बेसिक नीड्स अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच। ये 4 के 4 अप्रोच है ना। नाउ इसमें पूछ रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कौन सा सही नहीं है। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अप्रोच टू ह्यूमन डेवलप्ड इज दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एंजॉय। इनकम अप्रोच कहता है, सबसे ज़्यादा पुराना है अप्रोच ह्यूमन डेवलपमेंट का। ये ह्यूमन डेवलपमेंट को इनकम से लिंक किया है। इसमें कहा है कि लेवल ऑफ इनकम जो होगा किसी, है ना, वो डिसाइड करेगा कि एक इंडिविजुअल कितना लेवल ऑफ फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। अगर किसी की हायर लेवल इनकम होगा तो इनकम ज़्यादा होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, मतलब इनकम ज़्यादा होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। दिस इज द इनकम अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच ये क्या कहता है? इनिशियली प्रपोज बाय द ILO। ये सही है क्या? तो बेसिक नीड अप्रोच जो है सो ये सही बात है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दैट इज द इनिशियली प्रपोज बाय द ILO। उसने कहा था 6 बेसिक नीड्स होती है। 1 इज द हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। ठीक है, तो बोला कि इसकी जो इसमें कितना डेवलपमेंट है उसके अनुसार से ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। ये कितने लोगों को मिला है, कैसे मिला है? सो दैट इज द, बिल्कुल सही है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मेजर्स द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बिल्कुल सही है कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है ना, वो आपको देखता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या शॉर्टफॉल है, क्या क्या चीज़ें और हो सकती है। अंडर द वेलफेयर अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू मैक्सिमाइज एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। एक बात समझिए, वेलफेयर अप्रोच में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, है ना, ये सब पे करेंगे, ठीक है ना। और उसमें लिखा हुआ है वेलफेयर अप्रोच में कि द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। ठीक है, द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स नहीं, वेलफेयर अप्रोच में कहता क्या है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। कि कैसे बढ़ाएगा गवर्नमेंट? वेलफेयर पे खर्चा को मैक्सिमाइज करेगा, तो ये गलत है। अब इसी में अगर बात करेंगे तो देयर इज ए कैपेबिलिटी अप्रोच।
ये अमर्त्य सेन ने दिया था, है ना। और इन्होंने कहा था कि बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज इज द की टू इंक्रीजिंग। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ाना है तो हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स में आपको आपकी ह्यूमन ये एरिया इसको बढ़ाइए, है ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाएगा। हेल्थ की सिचुएशन ठीक कीजिए, एजुकेशन की सिचुएशन ठीक कीजिए, तो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। दिस इज कटिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी। ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ बात किए हैं इसमें कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या सही है। इट हैज़ फ्यूएल्ड द स्प्रेड ऑफ ट्रांस बॉर्डर करेंसी, डिजिटल कैश एंड ग्लोबल क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल सही है ना। ट्रांस बॉर्डर करेंसी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डिजिटल कैश बढ़ गई है, क्रेडिट कार्ड, ग्लोबल क्रेडिट कार्ड, है ना, यहाँ से वहाँ तक वीज़ा वगैरह सब आप लेके जा सकते हो, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हुआ है। सिक्योरिटीज मार्केट हैज गेन्ड ए ग्लोबल डायमेंशन विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक राउंड द वर्ल्ड ट्रेडिंग। बिल्कुल, आप रात में बैठ करके देखते हो कि फॉरेन वाली ट्रेडिंग होती रहती है। तो ये सब तभी हुआ है जब ग्लोबलाइजेशन पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 24 घंटे आपको ट्रेडिंग होती रहती है। सब ग्लोबलाइजेशन के कारण हुई है। सो दोनों सही है। अगला है एक फाओ स्टेट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन के बारे में इसमें से क्या सही है। ये जो है सो डाटा वेटा बताती रहती है ना, डाटा देती है फूड और एग्रीकल्चर में कौन सा टॉप पे गया। तो उन्होंने 2021-22 में इन्होंने बताया था, है ना, कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड है ना मिल्क प्रोडक्शन में। गलत है। इंडिया की कंट्रीब्यूशन जो है 2021-22 में 24% था और ये टॉप था वर्ल्ड में, है ना। अभी इसका परसेंटेज है 25% के आसपास में है। अभी जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में, ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का जो है अभी 25% के आसपास है। तो 2 ओनली इज द आंसर, ठीक है ना। ये गलत है, सेकंड नहीं है, फर्स्ट था। G20 ग्रुप के बारे में कौन सा सही नहीं है। G20 ग्रुप जो फाउंड किया गया था वो 1999 में फॉर्म किया गया था, ठीक है ना। और रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के अनुसार से इसको जो है सो टोटल किया जाता है। द G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP। ये भी सही है, 85% ऑफ और 75% ऑफ टोटल इंटरनेशनल ट्रेड और 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। 20 कंट्रीज़ नहीं है, 19 कंट्रीज़ है, एक यूरोपियन यूनियन है ना। तो और अफ्रीका को भी ऐड करवाए बात गई है। सो 19 कंट्रीज है और एक अफ्रीकन ये यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो ये 20 रॉन्ग हो गया। अगला है कि नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2022 में किसको मिला था। नॉट इम्पोर्टेंट, हम लोग को अगर याद रखना है 2024 का याद रखिए। फिजिक्स में किसको मिला है, होपफील्ड जेफरी हिंटन को, है ना, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए। केमिस्ट्री में मिला है डेविड बेकर को और डेमिस हसविस और जॉन नंबर को, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए। साइकोलॉजी या मेडिसिन में मिला है विक्टर को, है ना, माइक्रो आरएनए के लिए। एक एक वर्ड याद रखिए। लिटरेचर में मिला है हैंगकांग पे को, है ना। और पीस प्राइज़ मिला है निहोन हिदांकियो को, है ना। तो ये हमको याद रहा। इकोनॉमिक में आपको डैरन, साइमन और जेम्स तीनों को मिला है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है आपको। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि वो स्टार्टअप, है ना, वो आपको $1 बिलियन या उससे $1 बिलियन और उससे ज़्यादा का पैसा कमाएगा, ठीक है। 1 बिलियन या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ओनली ए प्राइवेटली हेड स्टार्टअप कंपनी कैन बी यूनिकॉर्न। इन द वेंचर 10 बिलियन नहीं है, 1 बिलियन है। सो 2 ओनली इज द राइट। संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट के बारे में पूछा जा रहा है। संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट जो 2024 में, अब उस समय तो दोनों सही था, है ना। 2024 में आपको वेस्ट बंगाल आपको जीता है। ये फुटबॉल की मैच होती है और वेस्ट बंगाल एंड केरला के बीच में मैच था, तो वेस्ट बंगाल इसमें जीते हैं। कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद में, हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में। इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। APFC की हमने 1 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक कर लिए सॉल्व। अगला जो वीडियो आएगा उसमें ALC के 2015, 2017 और 2023 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद लेबर लॉ की हम लोग वीडियो लाएंगे। दिस इज़ द कोट ऑफ द डे, इट ऑलवेज सिम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक कोई भी काम होता नहीं है तब तक हम लोगों को वो इम्पॉसिबल लगता है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। होप
आपको ये जो सीरीज़ थी 2002 से 2002, 2004, 2015, 2012 का भी था, है ना, और 2023 की हमने APFC के क्वेश्चन ये सॉल्व कर ली। इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की 2016 की, 2021 की और 2023 की क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए। टोटल ये 8 पेपर, ठीक है, इंटू 120 क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किए हैं। प्लीज़ गो एंड सी दिस वीडियो। और इसके बाद हम लोग ALC की भी 3 पेपर ला रहे हैं, 3 पेपर लाएंगे। और जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ALC का इसलिए ला रहे हैं बिकॉज ALC में लेबर लॉज वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 मैंने लेबर लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले कराए हैं, ठीक है। स्टिल हम लोग इसको फिर से एक बार पर्टिकुलर ALC के जितने क्वेश्चन होगा एक साथ में, जैसे हम 1 से लेकर के लास्ट तक करते हैं, उस तरह विल सॉल्व, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू विल गेट ऑल द PDFs। मैं एक बार सारी क्लासेज करा देता हूँ, देन हम आपको सारी PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आप पहले 2002 से स्टार्ट कीजिए और फिर 2023 तक आइए। थैंक यू।